नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, स्वागत है आपका तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली और परम पूज्य बाबा साहब की अंतिम संदेश स्थली सारनाथ में। सारनाथ का ये जो 80 फीट प्रतिमा है, ये थाई मंदिर है और थाईलैंड के लोगों ने यहाँ इसको देखिए कितना भव्य और सुंदर बनाया है। ये मेरी लगभग 6वीं या 7वीं यात्रा है सारनाथ की और मेरे साथ हैं श्रद्धेय भगवान दास जी और साथ में है हमारे बड़े भाई रमाकांत राजदान जी। और हम लोग आज एक उद्देश्य से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। एकदम बारिश के मौसम में अचानक जो हमारे यहाँ पर आना हुआ, तो अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर जी, उनका रिटायरमेंट 31 जुलाई को हो गया था, सेवानिवृत्ति। आज उनका सम्मान समारोह रखा गया था और वो रखा गया था बौद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर, जो परम पूज्य बाबा साहब की एक इच्छा, जो अधूरी इच्छा रह गई थी कि एक सेंटर ऐसा होना चाहिए हमारे देश में, जहाँ से हम लोग एक संदेश, एक मैसेज, एक टीम के रूप में काम करके एक ऐसी बैठक बन जाए हमारी। तो वो बाबा साहब ने भी प्रयास किया 1936 से लेकर 1945 के बीच, लेकिन वो सपना जिस रूप में बाबा साहब पूरा करना चाहते थे वो हो नहीं पाया। हालांकि पैसा इकट्ठा हुआ, स्थल बना भी, लेकिन जिस रूप में वो बनाना चाहते भव्य, वो भव्यता उसमें नहीं आ पाई। शायद पढ़े लिखे लोगों ने साथ नहीं दिया, जैसे बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को कहा था। तो उसी इच्छा को पूरी करने के लिए श्रद्धेय बुद्ध मित्र मुसाफिर जी ने यहाँ पर बौद्धा बोधिसत्व इंटरनेशनल सेंटर में लगभग 1.25 बीघा ज़मीन, 1400 से 1500 वर्ग गज के आसपास ज़मीन खरीदी गई है। ज़मीन खरीद के उसका एक ब्लॉक बना दिया गया है, प्रशासनिक ब्लॉक बना दिया गया है। कार्यक्रम वहीं होना था, लेकिन बारिश की वजह से शायद वो कार्यक्रम अब हरुआ वाराणसी में होने जा रहा है, उनका सम्मान समारोह। तो ये जो मैं आज थाई मंदिर में आया और आपको मैं इसकी भव्यता दिखाता हूँ, कितना सुंदर ये वातावरण है। थोड़ा ऐसा घुमाइए इसको पूरे को। एटा के भानु प्रताप जी एकदम अच्छी पोजीशन में खड़े हुए हैं इस समय। कितना सुंदर वातावरण, कितना भव्य वातावरण जो है आप देख सकते हो। और भाई रमाकांत जी साथ में कुछ कहेंगे। भाई साहब क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? बहुत मनोहारी दृश्य और बस अच्छा लगा। अध्यक्ष जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो सारनाथ का बाजार लग चुका है आपका तैयार, और विभिन्न किस्मों की जो आइटम है सारनाथ में जो, और सारनाथ म्यूजियम के पास थाई मंदिर के सामने सावन मेला, विभिन्न प्रकार की नान खटाई अलग अलग वैरायटीज़ में यहाँ पर उपस्थित हैं। सारनाथ का जो संग्रहालय है, पुरातत्व संग्रहालय सारनाथ, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण सारनाथ मंडल, आप देख सकते हो। हालांकि इसके अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको बाहर से ही दिखाऊंगा। हाँ, तो ये संग्रहालय है अपना सारनाथ का, आप देख सकते हो इसको। इसमें जो अशोक की लाट है, वो जो अभी हम लोग मुलगुंद कुटीर जाएंगे, वहाँ से जो लाट है उसका एक हिस्सा वहाँ रखा हुआ है और ऊपरी हिस्सा जो रखा हुआ है वो बिल्कुल इस म्यूजियम के बीचा बीच में रखा हुआ है। और अब हम लोग चल रहे हैं मुलगुंद कुटीर और धम्मेक स्तूप की तरफ। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सारनाथ में वो स्थल जहाँ तथागत बुद्ध उपदेश दिया करते थे, वो स्थल जहाँ सम्राट अशोक ने अपना स्तंभ बनवाया, शिलालेख लगवाए, और वो स्थल जिसमें धम्मेक स्तूप बना हुआ है, बड़ा ही पवित्र
बौद्धों का स्थल, धम्मिक स्तूप जिसमें बना हुआ है। अब हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सम्राट अशोक ने जो अपना पिलर जहाँ जहाँ अपने निर्माण करवाए, स्तंभ लेख बनवाए, शिलालेख बनवाए, सम्राट अशोक ने अपना पिलर अवश्य लगाया। तो जो इस सारनाथ के मूलगुंद कुटीर में जहाँ बुद्ध ध्यान साधना किया करते थे, वहाँ भी सम्राट अशोक ने अपना स्तंभ बनवाया। और उसी स्तंभ का जो मैंने बताया, जैसा कि ऊपर का हिस्सा आपका सारनाथ में रखा हुआ, सारनाथ के संग्रहालय में रखा हुआ है। ये देखिए, इसमें यहाँ पर लगा हुआ है अशोक स्तंभ जाने का मार्ग। तो ये वो मार्ग है। और उसका जो निचला हिस्सा है वो यहाँ पर है, जिसको भी कांच से संरक्षित कर दिया गया है। तो मैं आपको उसको दिखाने जा रहा हूँ। जिस समय तोड़ा गया था तो 3 टुकड़े इस स्तंभ के किए गए थे। तीन टुकड़े यहाँ पर हैं और 1 टुकड़ा इसका जो है आपका संग्रहालय में रखा हुआ है। तो ये वो स्तंभ है। और देखिए, इसमें पाली में लिखा हुआ है। इस पर जो है आप देख सकते हो, सम्राट अशोक ने इसमें पाली में वो उस समय का इतिहास लिखा जो है। और इसको जो पढ़ने का काम भारत में पहली बार किया वो जेम्स प्रिंसिप ने किया। आप देख सकते हो, ये जो है उसका इतिहास है अशोक स्तंभ का, कि ये मौर्य सम्राट अशोक 272 से 232 ईसा पूर्व द्वारा लगवाए गए 15.25 मीटर ऊंचे स्तंभ के टुकड़े हैं, जो चुनार के वलुए पत्थर से बने हैं। विशिष्ट मौर्यकालीन चमकदार ओप से युक्त ऊपर की ओर घटती मोटाई वाले इस बेलनाकार स्तंभ का आधार शीर्ष पर व्यास 0.71 मीटर 0.56 मीटर है। स्तंभ का भूमिगत भाग खुरदरा है तथा संपूर्ण भाग एक बड़े शिलापट पर आधारित है। कभी उसके शिखर पर पीठ से पीठ सजाए 4 सिंगों वाला प्रसिद्ध शीर्ष सुशोभित था, जो मौर्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना था। अब भारत सरकार का राज चिन्ह है तथा सारनाथ संग्रहालय में दर्शकों के अवलोकनार्थ प्रदर्शित है। इस स्तंभ में 3 अभिलेख उत्कीर्ण हैं। प्राचीनतम मौर्य कालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक का शासनादेश जिसमें संघ के भिक्षु भिक्षुणियों को विघटनकारी प्रवृत्तियों के निषेधार्थ चेतावनी दी गई थी। दूसरा अभिलेख कौशाम्बी के कुषाण शासक अश्वघोष के शासनकाल के 40वें वर्ष का उल्लेख करता है। और तीसरा जो प्रारंभिक गुप्तकालीन ब्राह्मी लिपि के अभिलेखों में समितियाँ, संप्रदाय, वस्तिपुत्रक विचार के शिक्षकों का वर्णन है। तो इसमें सम्राट अशोक ने जो भिक्षुओं और भिक्षुणियों के विघटनकारी प्रवृत्तियों को जो उसमें रोक लगाई थी, और वो रोक क्यों लगाई थी, उन्होंने देखा कि धम्म में गंदगी फैलाने के लिए काफ़ी भिक्षु प्रवेश कर गए हैं। तो उन्होंने उनका एक जो है जांच करा ली, एक प्रतियोगिता करा दी, एक परीक्षा करा ली उनका जो है सील उन्होंने मापा, उसका आकलन किया, उनके जो है जो आचार विचार इन सब की उन्होंने जांच कराई। तो उसमें देखा कि 60,000 भिक्षु सील में नहीं थे। उन्होंने भिक्षुओं के माध्यम से उन 60,000 भिक्षुओं से चीवर खींचा और तब उन्होंने इस में उनके लिए उनके प्रवेश पर ही सम्राट अशोक ने रोक लगा दी। तो आपने देखा, मैंने आज इसको आपको दिखाया। और आप इसको मेरे YouTube चैनल पे देखिएगा और पूरा देखिएगा वीडियो को, क्योंकि छोड़ेंगे तो काफ़ी कुछ आप मिस करेंगे। आगे हम चलते हैं, आपको दिखाएंगे जहाँ तथागत बुद्ध साधना किया करते थे। उसे मूलगुंद कुटीर कहते हैं। वो हर बिहार में, चाहे वो जैतवन विद्य विहार हो उसमें भी मूलगुंद कुटीर मिलेगी आपको, चाहे वो बैडूवन हो वहाँ भी मिलेगी आपको, हर जगह। तो शांति स्तूप है वहाँ पर, वहाँ भी मूलगुंद कुटीर है। हर जगह मूलगुंद कुटीर जहाँ पर बुद्ध साधना किया करते थे। देख सकते हो, ये जो है उत्खनन में प्राप्त अवशेष हैं। जब इस बिहार को तोड़ा गया था तो इस तरह के हमें अवशेष खुदाई, ये जो है अवशेष हमें खुदाई में प्राप्त हुए। और अब हम चलते हैं मूलगुंद कुटीर की ओर।
मुलगुंधा कुट्टी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं और तथागत बुद्ध को फूल मोमबत्ती, आप देख सकते हो अभी भी मोमबत्तियाँ जल रही, कैंडल्स जल रही हैं। कैंडल यहाँ पर जलाते हैं क्योंकि तथागत बुद्ध यहीं पर ध्यान साधना किया करते थे। और ये मुलगुंधु कुटी है, बड़ा ही आस्था का केंद्र है ये बौद्धों के लिए, देश विदेश के बौद्धों के लिए। आप इसका इतिहास यहाँ से पढ़ सकते हैं। मुलगंध कुटी में यह संभवतः भगवान बुद्ध के ध्यान साधना स्थल पर निर्मित एक विशाल मंदिर का भग्नावशेष है। हवेनसांग के अनुसार इसकी ऊंचाई 61.0 मीटर थी। इसकी मोटी दीवारों को देखकर इस पर बने भव्य मंदिर की कल्पना सहज ही की जा सकती है। 18.29 मीटर भुजा वाले वर्गाकार आधार पर बने इस मंदिर का प्रवेश द्वार पूर्व की ओर था, जिसके सामने एक आयताकार मंडप एवं विशाल प्रांगण था। स्थापित अलंकृत ईंटों की साज सज्जा शैली के आधार पर यह गुप्त काल में निर्मित प्रतीत होता है, यानी कि ये गुप्त काल का है। और मैं आपको अब दिखाता हूँ इन जो भवन बने थे इनकी जो दीवार की मोटाई है, आप देखिए लगभग 2 फुट से ऊपर है। कहीं 2 फुट है, कहीं 3 फुट है, कहीं 4 फुट है। ये आपको दीवार 2 फुट की दिख रही होगी। और अगर मैं इसी दीवार को दिखाऊं, देखिए ये दीवार है, तो ये जो दीवार है ये 4 फुट के आसपास जा रही है। इतनी विशाल दीवारों से बना हुआ ये जो है स्थल आप देख सकते हो कितने विशाल। और ये जो हमें आज संरचित दिखाई दे रहा है, इसका विशेष जो योगदान है और सराहना के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं भंते अनागारिक धम्मपाल। उन्होंने जो कि श्रीलंका से आए थे, वो उन्होंने यहाँ पे आके खुदाई कराई और इन सभी स्थलों को संरक्षित कराया। और आज हमारे लिए, हमारे देखने के लिए, देश विदेश के लोगों के देखने के लिए स्थल इस समय तैयार हुआ। और आप देख सकते हो अब हम चल रहे हैं पंचायतन मंदिर। जी हाँ, ये जो है पंचायतन मंदिर था, 5 आयतनों से बना हुआ। मैं इसको भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए इसके अवशेष हमको यहाँ मिल रहे हैं। वीडियो लंबा हो रहा है साथियों, आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपको अपना इतिहास जानना है तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। ईंटों की बनावट देख सकते हैं कि ईंटें वर्गाकार भी हैं और ईंटें आयताकार भी हैं। आप देखिए ये ईंट आयताकार है और ये ईंट वर्गाकार है। तो चौड़ी चौड़ी ईंटों का प्रयोग इसकी दीवारों को बनाने में किया गया था। और देखिए अब मैं ये दिखा रहा हूँ आपको कि वर्गाकार ईंटों से बनी ये दीवार आप देख सकते हो कितनी चौड़ी है। लगभग 4 फुट की ये दीवार और बीच में पार्टीशन, 2-2 फुट के पार्टीशनों के बीच में एक सिंगल लाइन दी है उन्होंने वर्गाकार ईंटों की। तो लगभग वर्गाकार ईंटों से बना ये दीवार है, आपके पास अवशेष के रूप में बची हुई है। और अब हम चल रहे हैं धम्मेक स्तूप की तरफ। अब हम उसके इतिहास को जानेंगे, धम्मेक स्तूप के इतिहास को। ये आप देख सकते हो कि इसमें बुद्ध की मूर्तियां हैं। इसी को भारत में शिवलिंग बना के पूजा जाता है। देखिए बुद्ध की मूर्तियां इसमें लगी हुई हैं, आप देख सकते हो। ये खुदाई में जहाँ जहाँ पर मिले, भारत में खुदाई में जहाँ जहाँ बने वहाँ शिवलिंग उसे बना दिया गया है। लेकिन क्योंकि यहाँ ये बड़ा क्षेत्र था, देखिए ये भी है, बिल्कुल उसी आकार में है, आप देख सकते हो। तो आप बुद्ध की इसमें छोटी छोटी मूर्तियाँ भी देख सकते हो। गुप्तकालीन समय की ये बनी हुई हैं। ये आपको नालंदा में मिल जाएंगी आपको ये चीज़, क्योंकि गुप्तकाल का निर्माण कार्य वहाँ भी हुआ है और यहाँ भी हुआ है। तो सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया ये पवित्र स्थल, जिसे धम्मेक स्तूप के नाम से जानते हैं, क्योंकि धम्म अपने आप में पवित्र है। धम्म एक विचारधारा है तथागत बुद्ध ने जो चलाई थी,
वो उसका एक प्रतीक है धम्मेक स्तूप। देश विदेश के लोग यहाँ पर आते हैं, उपासक उपासिका यहाँ पर आते हैं और वो इसकी परिक्रमा लगाते हैं, यहाँ पर कैंडल्स जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं, जो इनकी आस्था का प्रतीक है। ये खुदाई में प्राप्त हुआ। हालांकि इसमें से काफ़ी ईंटें जो है 1794 में खोद दी गई थी और निकाल ली गई थी। एक अलग बिल्डिंग बना दी गई है इसमें से ईंटें निकाल के। मैं अब धम्मेक स्तूप की परिक्रमा लगा रहा हूँ। ये कुछ छायाचित्र एग्जीबिशन बनाई गई हैं, आप देख सकते हो। भारत में खुदाई में प्राप्त इन स्थलों की जहाँ जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ तोड़ी गई हैं वो भी हैं। ये वो स्थल है, वो जो है ऊपर वाला हिस्सा है जो हमारे इस समय राजकीय चिन्ह है, जो कि इसी से सम्राट अशोक के स्तंभ से लिया गया था, जो इस समय संग्रहालय में बिल्कुल ऐसे ही रखा हुआ है। ये जो है ऐसे ही कवर्ड है, लकड़ी के इस घेरे में कवर्ड है। ये आप देख सकते हो विभिन्न स्थलों में जो खुदाई की गई थी आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया द्वारा। धम्मेक स्तूप की विभिन्न मुद्राओं में फ़ोटो आप देख सकते हो। अब आप जानेंगे धम्मेक स्तूप का इतिहास। धम्मेक स्तूप, इस स्तूप के उत्खनन में प्राप्त सन 1026 के ईस्वी के अभिलेख के अनुसार इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्मचक्र स्तूप था, क्योंकि तथागत बुद्ध ने यहाँ पर पहली बार धम्मचक्र प्रवर्तन शुरू किया, पहली बार धर्म का उपदेश दिया। तो यह संभवतः उस स्थान का विशेष द्योतक है जहाँ भगवान बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया। इसके शिखर के मध्य में अलेक्जेंडर कनिंघम ने धातु मंजूषा की खोज में लंबवत उत्खनन किया, जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 3.20 मीटर नीचे एक अभिलेख युक्त पट्ट प्राप्त हुआ, जिस पर 7वीं शती ईस्वी के ब्राह्मी लिपि में बौद्ध मंत्र में ये धम्म हेतु प्रभवा लिखा था, जिसके भीतरी भाग में काफ़ी नीचे ईंटें निर्मित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए। स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्तकालीन स्थापित कला का उत्कृष्ट नमूना है। इस बेलनाकार ठोस स्तूप के आधार का व्यास 28 मीटर है तथा ऊंचाई 33.35 मीटर है। भूमिगत भाग सहित कुल ऊंचाई 39.06 मीटर यानी कि 6 मीटर नीचे गया है। भूमि की सतह से 13.11 मीटर तक की ऊंचाई तक यह अलंकृत प्रस्तरों से आच्छादित है तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज के रूप में आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पर 8 दिशाओं में 8 आले बने हुए हैं, जिसमें संभवतः बुद्ध की प्रतिमाएं रखी होंगी। तो जो आले में दिखा रहा हूँ आपको, तो ये आले हैं, ये आला है, एक आला ये है। तो इन आलाओं में बुद्ध की प्रतिमा रखी होंगी जो अब नहीं है। इसके नीचे सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी गई चौड़ी प्रस्तर पट्टिकाओं पर ज्यामिति, स्वास्तिक, पत्र, वल्लभी, पुष्पलता, मानव एवं पक्षी आदि के सुंदर अलंकरण उत्कीर्ण हैं। तो ये इसका इतिहास मैंने बताया आपको। और इन आलाओं में देखिए कलाकृति कितनी बढ़िया है, इस पर आप देख सकते हो, जिसमें स्वास्तिक मिलेंगे आपको, पक्षियों के चित्र मिलेंगे आपको, कमल पुष्पों के चित्र मिलेंगे आपको, जो अभी जैसे बताया गया था वो आप देख सकते हो ये। और देखिए आला यहाँ भी है, चारों तरफ ये आला हैं, ये आला चारों तरफ आपको दिखाई देंगे, देख सकते हो आप इनको। तो ये जो है आपका, मैंने इससे कुछ दूरी पर एक श्रीलंकन मंदिर है, उस श्रीलंकन है आपको वो स्थल मिलेगा जहाँ तथागत बुद्ध ने पहला धर्मोपदेश दिया था।
तो उस मंदिर में तथागत बुद्ध और 5 भिक्षुओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। तथागत बुद्ध उनको उपदेश दे रहे हैं। वो 5 जिनका जो क्या नाम है आपका महानाम थे, भद्दीय थे, असजी थे, बप्प थे और कौंडिन्य। ये पांचों के पांचों कौंडिन्य, भद्दीय, बप्प, महानाम और असजी, ये पांचों के पांचों जो है 3 शाक्य थे और 2 कोलीय थे, जिन्हें हम अब तक इतिहास में ब्राह्मण पढ़ते आ रहे हैं। ये ब्राह्मण नहीं थे। 3 तथागत बुद्ध के पिता के वंश के थे और 3 सिद्धार्थ गौतम के पिता के वंश के थे और 2 सिद्धार्थ गौतम की माता के वंश के थे। 5 लोग थे, क्योंकि बुद्ध का तो किससे कोई संबंध रहा ही नहीं। बुद्ध ने तो संबंध तोड़ के राज पाठ त्याग कर तब जो है गृह त्याग करके इस प्रकाशमान पुंज को पाया और इस प्रकाश को पूरे देश में फैला। देश ही नहीं, आज विश्व में फैला हुआ वो प्रकाश जिसे संबोधि कहते हैं। तथागत बुद्ध की संबोधि आज पूरे विश्व में फैली हुई है। तो मैंने आज आपको सारनाथ भ्रमण कराया। सारनाथ में मैं कई बार आया, लेकिन पहली बार मैं ये वीडियो YouTube पर बना के डाल रहा हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। अच्छा लगे अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को करिए सब्सक्राइब। मैं अब अपनी वाणी बना देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। साथियों, अब मैं उस कार्यक्रम के लिए निकलता हूँ। नमो बुद्धाय।